Welcome student, the new session 2021 and I am associate teacher. I am going to elaborate the next topic what we continue have been continue जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक शुरू हुआ था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने छठे पार्ट में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में 4 टॉपिक पढ़ने हैं। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में 4 टॉपिक है। पहला है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग जो कवर करेंगे वो ये होगा कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, और अगर समय बचता है तो उसमें हम लोग आगे ये भी कवर कर लेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म, ठीक है, आफ्टर 1815, और लास्ट में आएगा रिवोल्यूशनरी। 3 टॉपिक मतलब टोटल 4 टॉपिक हैं इसमें। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लिबरल नेशनलिज्म, जो 7th पार्ट है हमारे इस लेक्चर का। मतलब जो हम लोग ऑलरेडी 6 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, मतलब ये वीडियो 7th है मेरा। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का जो 2.2 आपके बुक में दिया हुआ है। 2.2 जो टॉपिक है पहला चैप्टर का, लिबरल नेशनलिज्म, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये दिया हुआ है। तो पहले हम ये जानते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म है क्या। लिबरल्स को कहते हैं, उदारवादी सोच रखने वाले को लिबरल्स कहा जाता है। और लिबरल के लिए कोई धर्म, मतलब सभी धर्मों को टॉलरेट करते हैं, मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। टॉलरेंस जो है 0 के बराबर होता है किसी भी धर्म के खिलाफ। तो ये एक ऐसी सोच रखते थे, मतलब इनका जो थिंकिंग था कि ये हमेशा लिबरल नेशनलिज्म जो है व्यक्ति की आज़ादी और इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए लड़ते थे। मतलब कि कानून के समक्ष सबका अधिकार जो है इक्वल होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से जी सकता है। इस आधार पे वो अपनी थीसिस रखते थे और इसी पे वो अपना आइडिया को भी लिबरेट करते थे। लेकिन अब ये तो हो गया उनकी अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, उनका एक्सपेक्टेशन ऑफ थिंकिंग क्या था, ये था। पॉलिटिकल रूप से वो क्या मानते थे, पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो वो लिबरल एक ऐसी मतलब सरकार बनाने पे जोर देते थे। लिबरल जो थे वो एक ऐसी सरकार बनाने पे जोर देते थे कि जो आपसी सहमति से बनी हो, यानी ऐसी सरकार, ऐसा सरकार नहीं चाहते थे कि जो बाय बर्थ, मतलब जो एरिस्टोक्रेट जैसे बन जाते हैं, राजा का बेटा राजा बन जाता है मोनार्की में, राजा मोनार्की जो मोनार्क होता है उसका बेटा फिर उसका सक्सेसर बनता है। तो इस हिसाब से वो नहीं चाहते थे। पॉलिटिकल रूप से वो एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो आपसी सहमति पे हो। पॉलिटिकली रूप से वो एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे। जो कलर्कियल प्रिविलेज है, यानी क्लर्जी ग्रुप का जो प्रिविलेज मिला हुआ था 1st और 2nd एस्टेट को, वो उसको एबोलिश करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया जो प्रतिनिधि गवर्नमेंट, हम लोग प्रतिनिधि हम चुनते हैं ना अपने हिसाब से, जैसे डेमोक्रेसी में होता है वैसे ही वो ये सरकार चाहते थे। लेकिन अब एक चीज़ था, 19वीं सदी से शुरू से ही वो लोग जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में अपनी बात रखते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार पहले 3rd एस्टेट पेजेंट्री वर्ग को नहीं था, तो इसके लिए वो लड़ रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार सबके पास होना चाहिए, सबके मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ था, एक जो उनकी थिंकिंग थी यूनिवर्सल सफरेज को लेके, उसमें थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। वो ये है कि ये सब चीज़ तो मान रहे थे कि व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी हो जाना चाहिए, मतलब राजशाही खत्म हो जाना चाहिए। जो क्लर्कियल प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता था उनको 1st और 2nd एस्टेट को, वो हट जाना चाहिए। लेकिन जब यूनिवर्सल सफरेज की बात आती है तो ये यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है जन से वोट देने का अधिकार जो होता है बाय बर्थ, वो इसके पक्ष में नहीं थे, वो इसके खिलाफत थे। मतलब वो अगर पक्ष में नहीं थे तो मतलब खिलाफ ही थे, अगेंस्ट ही थे। तो आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की सारी चीज़ें हुई थी। मैंस राइट लिखे गए थे, डिक्लेरेशन ऑफ मैंस एंड वुमेन को डिक्लेयर किया गया था, सब चीज़ें हुई थी। उन्होंने सब बातें लिखी कि आज़ादी मिलना चाहिए व्यक्ति को, अपने हिसाब से धर्म चुन सके। इन सब चीज़ों पे उन्होंने
मतलब अपना पक्ष रखा था, लेकिन जब बात आई यूनिवर्सल सफरेज के लिए तो वो पीछे हट गए। पीछे हट गए का मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल सफरेज जो है सबको मिले, वो उन्हीं लोगों को चाहते थे जो प्रॉपर्टीड हो, मतलब जिनके पास वेल्थ हो, धन हो। तो फिर मतलब ये डेमोक्रेसी मतलब ये जो राइट्स के मतलब ही नहीं होते हैं। राइट्स का मतलब होता है कि सबको ही अगर समान है कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से, तो सबको बाय बर्थ ये राइट्स है, अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे। लेकिन अगर सिर्फ वेल्थियर लोग ही चुन सकेंगे, वोट दे सकेंगे, तो फिर ये तो सही नहीं हुआ। तो इसमें कंट्राडिक्शन है। याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय हमें भी बता रहे थे कि मेंस ऑफ डिक्लेयर राइट, जब मेंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट हुआ था, राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ मैन हुआ था, तो उस समय क्या किया गया था, सब चीज़ें लिखी गई थी, सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन एक बात पे जो लिबरल्स थे वो पीछे हट गए कि जो यूनिवर्सल सफरेज है वो सबको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, उन्हीं को मिलना चाहिए जो वेल्थियर हो, ठीक है। अब इसी में हमने देखा था कि जोकोबिन क्लब जब आया था, तो जोकोबिन क्लब ने क्या किया था कि यूनिवर्सल सफरेज को परमानेंटली रूप से सबको दे दिया कि ये यूनिवर्सल सफरेज जो है ये सबको मिलना चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि जैसे ही जोकोबिन क्लब हटने के बाद जब नेपोलियन गद्दी पे बैठा, तो उसने क्या किया कि यूनिवर्सल सफरेज के जो पुराने सिस्टम्स से चलती थी, जो वेल्थियर या प्रॉपर्टीड मैन जो थे उन्हीं को वोटिंग देने का अधिकार था, वो पुनः बहाल कर दिया नेपोलियन ने, ठीक है। और ये उसकी एक थिंकिंग थी कि औरतों को तो बिल्कुल ही वोट नहीं देने का अधिकार होना चाहिए, कि औरतों का अपना कोई वजूद नहीं होता है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। उसने क्या कहा था, ये आ सकता है एग्जाम में कि हिटलर सॉरी करें, नेपोलियन का औरतों के वोटिंग राइट को लेके क्या मतलब सोच रखते थे वो। तो नेपोलियन जो था उसने ये कहा था कि औरतें जो होती हैं शादी के पहले वो पिता के संरक्षण में रहती हैं और शादी के बाद पति के संरक्षण में। तो जो इसकी एक ऑर्थोडॉक्स सोच थी, जो ये मतलब बुरा कहे या भला कहे सोच थी, वो दिखाती है कि औरतों को लेके वो कितना ज़्यादा मतलब क्या सोच रखता था, इस बात से खुलासा हो जाता है। तो उसने क्या किया कि जो यूनिवर्सल सफरेज था उसको हटा दिया और उन्हीं लोगों को दिया जो पुराने सिस्टम से चला आ रहा था कि वेल्थियर लोग या प्रॉपर्टीड मैन, प्रॉपर्टीड वन या जो टैक्स पेयर था उन्हीं को वोटिंग देने का अधिकार था, बाकी सब लोगों को, और औरतों को तो बिल्कुल ही नहीं दिया। अब आते हैं कि इसी के कारण 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआत में जो मैन और नॉन प्रॉपर्टीड वेल्थियर मतलब नॉन वेल्थियड मैन थे, उन्होंने मैन और औरतों ने उन्होंने क्या किया था, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था राइट टू सफरेज को लेके, जो हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वुमेन रोल्स इन पार्टिसिपेशन, मतलब इन मूवमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोग उसमें पढ़ा था कि औरतों ने क्या क्या योगदान किया था, बहुत सारी जो वुमेन एक्टिविस्ट थी उनकी जान भी चली गई थी इसी के चलते। तो ये मतलब है ठीक कि एक दिक्कत था कि जो सफरेज राइट था वो लिबरल्स ये नहीं चाहते थे कि सबको मिले, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आता है कि लिबरल्स की डिमांड क्या थी। लिबरल तो ये सोच रखते थे, हमने आपको बता दिया कि वो क्या मतलब उनकी मोटिव थी। अब डिमांड क्या क्या थी, पहला तो ये चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, मार्केट जो है फ्री होना चाहिए, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल अंडर इकोनॉमिक स्फीयर, मतलब जो गुड्स और कैपिटल है, पूंजी और माल जो है वो बिना किसी रोक टोक के आदमी कहीं भी व्यापार कर सके। ऐसा था कि मतलब उस समय तो छोटे छोटे राज थे और उन छोटे छोटे राज में मतलब व्यापारियों को हर बार अलग अलग रुपये में और अलग अलग मेजरिंग क्वांटिटी में उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी और ऊपर से स्टेट के द्वारा कई तरह के टैक्सेस इम्पोज किए गए थे कैपिटल एंड मूवमेंट पे, मतलब गुड्स एंड मूवमेंट कैपिटल पे। तो इस वजह से लिबरल की डिमांड थी कि सबसे पहले तो मार्केट को फ्री किया जाना चाहिए जहाँ कोई भी व्यापार कर सके। दूसरा, स्टेट जो इम्पोज किया है टैक्सेस वेरियस तरह के उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। इसी बीच मतलब मिडिल क्लास 18वीं सदी की शुरुआत में ही वो मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ था, तो उसकी अपनी एक डिमांड थी, ठीक।
अब आते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन स्पीकिंग एक रीजन था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो आपकी किताब में ही दिए थे। नेपोलियन ने क्या किया था कि उस जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र में बहुत ही छोटे छोटे स्टेट थे, वेरियस तरीके के, वेरियस इतने ग्रुप्स के छोटे छोटे स्टेट थे। उनको सबको कंपाइल करके उन्होंने 39 स्टेट मतलब स्टेट का एक महासंघ बनाया, ठीक है, फेडरल यूनिट बना दिया, उसमें 29 स्टेट्स थे, ठीक। अब सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कैपिटल एंड मूवमेंट पे, कैपिटल एंड गुड्स पे किस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। सपोज करो कि एक व्यापारी 1833 में हैसबर्ग से न्यूजमबर्ग अगर जाता है, ये किताब में भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसको 11 ऐसे बैरियर पार करने होते थे, ठीक है, 11 बैरियर, टैक्स बैरियर थे। और हर बार, ठीक है, हर बार मान लो अगर एक बैरियर पे गया और उसने अपना सामान उस स्टेट में बेच लिया, तो सामान में कमी होगी। तो हर बार 11, मतलब सोचिए कि उसको जितने स्टेट मतलब वो बैरियर पार करेगा उस हिसाब से 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 100% माल अगर वो लेके चलता है तो 55%, तो 5% के हिसाब से 55% तो टैक्स ही भी दे दिया, तो उसका बचेगा क्या, प्रॉफिट क्या कमाएगा। तो इस वजह से बहुत दिक्कत थी। इसके अलावा हर जगह पे उन बैरियर के अलावा हर स्टेट में अलग अलग मेजरिंग क्वांटिटी हो जाती थी, मतलब एक जगह अलग क्वांटिटी से मापा जाता था, दूसरी जगह अलग अलग क्वांटिटी से मापा जाता था। अब सपोज कीजिए कि कपड़े मापने वाले एक जो मेजरिंग यूनिट था इले, वो क्लॉथ को मेजर कर लेंथ करता था। तो कैसे, देखिए कैसे, मतलब वो यूनिट जो है, मेजरिंग यूनिट कैसे चेंज होती थी। फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर होता था, मिंज में 55.1 सेंटीमीटर होता था, न्यूरम्बर्ग में 65.5 सेंटीमीटर होता था, और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब है कि हम चाहे यहाँ बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, मेजरिंग जो क्वांटिटी है केजी का, ठीक है, जिसको हम ग्राम में तौलते हैं, 1 केजी आलू जो है वो यहाँ पे 1000 ग्राम का ही आता है, चाहे हम पटना से लें या दिल्ली से लें। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हम जाएंगे तो मेजरिंग अलग क्वांटिटी से आएगी और यहाँ आएंगे तो अलग क्वांटिटी से आएगी। अब दिक्कत यही था उस समय कि वहाँ मेजरिंग क्वांटिटी जो थी वो अलग अलग थी, अलग अलग मात्रा में मतलब मेजर किया जाता था, जिससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी। ये हमने कपड़े की मेजरिंग यूनिट की बात करी। अब सोचिए उस मतलब जो मर्चेंट होगा उसको कितना तरह का परेशानियां झेलना पड़ता थे, टैक्स अलग, ऊपर से ये यूनिट अलग, ठीक है, बैरियर्स के टैक्सेस अलग, स्टेट का इम्पोजिशन जो टैक्सेस था वो अलग। अब इस हिसाब से उसको बहुत ही दिक्कत थी। तो इसीलिए उन्होंने डिमांड क्या रखी थी लिबरल्स, कि सबसे पहले कि मार्केट को फ्री किया जाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, जो स्टेट इम्पोज टैक्सेस है उसको हटा देना चाहिए, जो मेजरिंग यूनिट है, क्वांटिटी जो भी मेजरिंग लेंथ है, और ये एक होना चाहिए। तो उस समय एक कमेटी बैठी थी, उसने क्या किया था 1834 में कि एक जुल्वेरियन जो है कमेटी स्थापित की गई थी, और उसमें जो 32 स्टेट बनाए गए थे नेपोलियन के द्वारा, जो छोटे छोटे कंपाइल करके राज्यों को 32 स्टेट्स में बना दिया गया था। उन 32 स्टेट्स के जो मतलब करेंसी थी वो अलग अलग थी, अब उसको मात्र 2 में कर दिया गया। 32 से कितना हो गया, 2 में। ये किसके डिमांड पे हुआ, जब मूवमेंट स्टार्ट हुए तो लिबरल्स के जोर देने के कारण ऐसा कुछ हुआ कि 32 अलग अलग करेंसी को फिर सिर्फ 2 कॉमन करेंसी में तय कर दिया गया कि अगर इन 38 स्टेट में अगर कोई भी व्यापारी, मतलब अगर 39 स्टेट, सॉरी, इन 39 स्टेट में कोई भी व्यापारी अगर अपने सामान और कैपिटल को लेके इकोनॉमिक एक्सचेंज करता है तो मात्र उसको 2 कॉमन मतलब रुपीज़ में अपना व्यापार करना होगा। तो ऐसे हम समझ गए कि लिबरल्स की डिमांड क्या थी, ठीक है। अब ये टॉपिक हो गया ख़त्म कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो व्हाट इज़ द लिबरल नेशनलिज्म, ये क्या था।
मतलब उसको हाँ लिबरल नेशनलिज्म ही कह सकते हैं कि वो क्या था, वो क्या मांग रखते थे, उनकी क्या सोच थी, ठीक है, वो किस भावना से इंटरप्रेट करते थे लोगों को, उनकी मोटिव क्या थी, ठीक, और वो डिमांड क्या रखते थे। समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा शुरू करते हैं, कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। हम आपको 9th क्लास में ही बताए थे कि सोसाइटी जो है अलग अलग थिंकिंग, सोशल जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग थिंकिंग से थे। उसमें लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे और रेडिकल्स थे। तो इसमें हमने लिबरल्स पढ़ लिए। अब आता है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी लोग। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1815 के पहले, ठीक है, जब नेपोलियन जब फ्रांस पे राज कर रहा था तो उसने बहुत सारे चेंजेस तो किए थे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बाद में वो खुद ही डिक्टेटरशिप ले आया। तो अब कंजर्वेटिज्म जब वो हार गया 1815 में, वाटरलू हार गया, ठीक है, तो 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म जो है, रूढ़िवादी सोच रखने वाले जो कंजर्वेटिज्म कहलाए, वो कैसा दौर था। तो इसीलिए हम लोग टॉपिक पढ़ना है 2.3 बुक में दिया हुआ है, कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म का क्या दौर आया। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म जो था वो एक ऐसी सोच है, ठीक है, कंजर्वेटिज्म जैसे लिबरल्स सोचते थे वैसे ही कंजर्वेटिव जो थे एक अलग सोच, उनकी एक अलग धारणा थी। वो क्या धारणा थी? कंजर्वेटिज्म एक ऐसी सोच है जो दबाव देता है पुरानी रीति रिवाज और सोसाइटी, पुरानी रीति रिवाज और जो कल्चरल थिंग्स है उस पर, ठीक है। वो सोसाइटी में चेंजेस तो चाहता था, लेकिन मतलब तुरंत ही कोई चेंजेस नहीं चाहता था। वो चाहता था कि धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है। वो चाहता था कि पुरानी चीज़ों का लोग, मैंने जो पुरानी व्यवस्था है, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं या फिर कलर्जी ग्रुप से हैं, ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए। मतलब ये नहीं चाहता था कि सोसाइटी में एक तुरंत ही कोई चेंजेज आ जाए। वो चाहता था कि चेंजेज आए लेकिन ग्रेजुअल शिफ्ट में आए, ग्रेजुअल चेंज हो, ठीक है। तो 1815 के बाद नेपोलियन की हार जो है, एक बार फिर जो है यूरोप में उसने कंजर्वेटिज्म हटाया था। जब नेपोलियन गद्दी पे बैठा था 1804 में, तो कुछ समय के लिए कंजर्वेटिज्म यानी 1850 तक कंजर्वेटिज्म का कोई दौर नहीं रहा। लेकिन जैसे वो हार गया, ठीक है, जो कंजुगेट आर्मी थी पर्सिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की, वो हारने के बाद ये सभी लोग कंजर्वेटिव ही थे बेसिकली। ये सभी लोग जो थे, कौन कौन, चाहे वो ब्रिटेन हो, पर्शिया हो या ऑस्ट्रिया हो, उस समय जितने भी उस समय एरिस्टोक्रेट थे वो कंजर्वेटिव सोच के ही थे। तो कंजर्वेटिज्म का एक बार दौर दोबारा से रीएस्टैब्लिश हो गया, किसके हारने के बाद? नेपोलियन के हारने के बाद, ठीक है। और कंजर्वेटिज्म ने पूरे यूरोप को पूरी तरह से दोबारा जकड़ लिया। कंजर्वेटिज्म ये मानते थे राज्य और समाज जो है कि स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, ठीक है, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच बना रहे। मतलब वो सोसाइटी को इक्वल नहीं करने के चक्कर में थे। उनकी ये सोच नहीं थी कि सोसाइटी में कोई चेंजेज आए। जो ऑर्डरल सोसाइटी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे नीचे जो है थर्ड, उसके ऊपर सेकंड, उसके ऊपर मतलब फर्स्ट कलर्जी ग्रुप, तो वो चाहते थे कि समाज में जो ऊंच नीच जो बनाया गया है वो रहे। चर्च का जो मान सम्मान है, जो भी रीति रिवाज के अनुसार वो होता है, वो रहे, ठीक है। पारंपरिक संस्थाएं जो बनाई गई हैं जैसे तीथेस थे, टीले थे, ठीक है, ये जो टैक्सेस थे वो लगाए गए थे चर्च और राजा के द्वारा जो है वो लिए जाए। मतलब वो पारंपरिक जो चीज़ें थी उनका सपोर्ट करते थे। वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई चेंजेज आए भी तो ग्रेजुअल शिफ्ट में है, और इनका सम्मान होना चाहिए, जो पहले से बना हुआ है उनका सम्मान होना चाहिए। अच्छा, सोसाइटी अब आते हैं कि पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत, अब जैसे कि वो ये चीज़ मानने भी लगे कि कंजर्वेटिव एक ऐसी सोच थी जो सामाजिक चेंज में ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते थे, ठीक है। अब जो
नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन किया था, ठीक है, वो मॉडर्नाइजेशन पे जोर देते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो चेंजेस हो गए हैं, और ये बात वो समझ भी गए थे कि कुशल नौकरशाह, ठीक है, वो मतलब जब वो कंजर्वेटिज्म का दौर आया तो उसमें ये इनके दिमाग में ये बात आ गई कि संस्थाओं को, पारंपरिक जो संस्थाएं का जो सपोर्ट करते थे, को और मजबूत बना सकती है एक कुशल आधुनिक सेना, यानी मॉडर्नाइज सेना जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथनेड कर सकती है एक कुशल नौकरशाह, गतिशील अर्थव्यवस्था, ठीक है, सामंतवाद, ठीक है, बुदासत्व की संपत्ति, और मोनार्की का और शक्तिशाली बना, मतलब मोनार्की को और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये मानते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो ठीक हुआ है, लगभग किसके, तो वो लोगों के बिहाफ में कोई चेंजेस नहीं है, वो सिर्फ मोनार्क को एम्फेसाइज करता था, ठीक है। वो जो नेपोलियन था उसने जो चेंजेस किए थे वो लोगों के बिहाफ में कम, और मोनार्की एरिस्टोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो वो ये मानते थे कि चलो ठीक है, ये जो चेंजेज हुए हैं वो सही है, बाकी जो चेंजेज हुए हैं वो गलत हैं, लेकिन उनके जो बिहाफ में हुआ है वो ठीक है। तो वो ये मानते थे कि एक आधुनिक सेना, ठीक है, कुशल नौकरशाह, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूसत्व और संपत्ति, ठीक है, मोनार्की को और स्ट्रेंथनेड कर देगा। तो ये चेंजेस जो नेपोलियन ने किया था उसका वो सपोर्ट में थे। 1815 में, अब यहाँ बात करते हैं कि कंजर्वेटिज्म में क्या क्या हुआ। कंजर्वेटिज्म का जब दौर आया तो बेसिकली उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ, कंजर्वेटिज्म आने के बाद 1815 में जब वियना में जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने क्या किया था, इस कांग्रेस की मीटिंग बुलाई थी वियना में, और जो मोनार्की को थोड़े समय के लिए हटाया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको दोबारा से अंडो कर दिया गया, रीएस्टैब्लिश कर दिया गया, और बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। अब ये हम उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो दौर कैसा रहा, 1815 के बाद दौर कैसा रहा। तो हमने देख लिया कि मतलब हम अभी बता दिए कि कंजर्वेटिज्म क्या सोचते थे, कंजर्वेटिव जो लोग थे वो क्या सोचते थे, ठीक है, वो किस तरह के चेंजेस के सपोर्ट में थे और किसके बिहाफ मतलब अगेंस्ट में गए। तो फ्रांस अच्छा, नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया, ठीक है, जिस पे वो कब्जा किया हुआ था। पहला चीज़ ये हुआ कि फ्रांस का मतलब पूरा लूटा गया, खसोटा गया। फ्रांस ने जो जीत हासिल की थी नेपोलियन के समय में, कुछ जो आउटर क्षेत्र जीते गए थे, ठीक है, उनको दोबारा से दे दिया गया और वो छीन लिए बेसिकली, ठीक है। कब्जा कैसे करते हैं फ्रांस का, अब देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस कोई ऐसी स्टेप ना ले सके, ठीक है, क्योंकि वो लोग मतलब जो ये कंजर्वेटिव थे, चाहे ब्रिटेन था, पर्शिया था, ऑस्ट्रिया था, ये सभी लोग डरते थे किससे, फ्रांस थे। एक समय में ये भी मतलब ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस, जब हम आपको शुरू में ही बताए थे कि फ्रांस जब स्नीच करता था, चीखता था, तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती थी, सर्दी आ जाती थी। ये एक फ्रेज है, ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई थी फ्रांस से, तो फ्रांस कोई भी स्टेप लेता था तो ये डर जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस पे काबिज बनाए रखने के लिए कि फ्रांस कोई ऐसा उलझुल काम ना करे जिससे हमको परेशानी आ जाए, मोनार्की एरिस्टोक्रेसी को कोई दिक्कत हो, तो इसलिए उसने फ्रांस के बॉर्डर पे कई तरह की राज्य स्थापित कर दिए जो उसके पावर को मॉनिटरिंग करता रहेगा, उसके एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करता रहेगा, ताकि फ्यूचर में इनको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए कैसे वो बांटते हैं, ठीक है। नॉर्थ में नीदरलैंड, ठीक है, इंक्लूडिंग बेल्जियम। नॉर्थ, फ्रांस के नॉर्थ में ये दो स्टेट मतलब स्टेट बनाए गए। साउथ में पिडमॉन्ट तक, ठीक है, पिडमॉन्ट एक जगह है, वहाँ जिनेवा था, ठीक है। वेस्ट में पर्शिया था। ऑस्ट्रिया को इटली का, ठीक है, ऑस्ट्रिया कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया को इटली का मतलब कैप्चर कर दिया गया, वहाँ का प्लेस दे दिया गया कि आप इसको, क्योंकि उस समय इटली भी इसके सपोर्ट में ही था जर्मनी के, और जर्मनी जो है इसके काबिज में था फ्रांस के बहुत सारे पार्ट तक। तो इटली को किसके निरीक्षण में दिया गया, ऑस्ट्रिया को। और जो 39 स्टेट का फेडरेशन जो नेपोलियन ने बनाया था उसको उन्होंने अनचेंज मतलब रहने दिया वैसे ही,
उसको कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है। ईस्ट में रूस को पोलैंड का हिस्सा, जबकि इसी क्षेत्र में सैक्सोनी को पर्सिया को दे दिया गया। इनका मुख्य उद्देश्य मोनार्की को बहाल करना था। आपने देखा कि कैसे फ्रांस के चारों तरफ से कई सारे स्टेट बैठा दिए गए, ठीक है। ये स्टेट जो थे उनकी क्या करते थे, ये छोटे छोटे जो भी स्टेट थे, देश थे, वो सभी फ्रांस के ऊपर मॉनिटरिंग करते थे। फ्रांस की गतिविधियों को मॉनिटरिंग किया जाता था कि फ्यूचर में ऐसा कोई ये कदम ना उठाए जिससे कि हमको परेशानी हो। सोल ऑब्जेक्टिव इनका ये था, सोल ऑब्जेक्टिव ये था कि मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर करना था। तो मोनार्की थोड़े समय के लिए हटा था, वो दोबारा से रिस्टोर करना था। इसलिए फ्रांस के ऊपर पूरा तरह से इन्होंने मतलब दबाव और रिस्ट्रिक्शन बना के रखा हुआ था, हर क्षेत्र से, हर तरफ से, हर डायरेक्शन से, ठीक है। अब 1815 के बाद लोग क्या नहीं कर सकते थे, जो कंजर्वेटिज्म दौर आया 1815 के बाद, तो उन्होंने क्या क्या किया, डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। जो कंजर्वेटिज्म था वो किसी भी टॉलरेंस को बर्दाश्त मतलब क्रिटिसिज्म को टॉलरेंस नहीं देता था, इन्हें टॉलरेट नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। कॉप्ट एक्टिविटीज़, किसी तरह की राजा के खिलाफ या मोनार्की के खिलाफ या एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ किसी तरह की अगर आपने बुरा व्यवहार किया है, इसी तरह कर्व एक्टिविटी, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की और राजा को पता चल गया, खासकर ये बैन था एक्टिविटी, तो आपको जेल में डाल दिया जा सकता था, ठीक है। क्वेश्चन लेजिटिमेसी, जो पूछने का अधिकार है लोगों का राजा से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने रूलर से, वो बैन कर दिया गया। आप पूछ नहीं सकते हैं उनसे कुछ, ऐसा कर दिया गया। सेंसरशिप ऑन मासेस मीडिया, मासेस मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है। मास मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ हो गया, टेलीविज़न हो गया, जो नाटक के माध्यम से किया जाता है वो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बाय लिबरल का जो प्रेस था उनको भी बैन कर दिया गया। बहुत सारे मतलब अखबार नोवेल जो लिखते थे लिबरल्स, ठीक है, उन सबको रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि कंजर्वेटिज्म जो था 1815 के बाद जो दौर आया वो कैसा रहा, उनकी क्या सोच थी, वो क्या चाहते थे, उनकी क्या डिमांड थी, आपने समझ लिया। तो ये था, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है हम कवर कर देते हैं आज ये पूरा, जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का 2.2 पढ़े हम, 2.3 पढ़े हैं। 2.2 में था लिबरल नेशनलिज्म, 2.3 में था कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 और 2.4 जो लास्ट है वो है रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी लोग, वो बेसिकली अब इस दौर में क्रांति की शुरुआत तो होनी थी, तो अब जिस समय ये रेवोल्यूशनरी आए आगे, उस समय कंजर्वेटिज्म का दौर था और किसी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे पूरी तरह बैन थी। तो रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब गुप्त संस्थाएं बनाई। अब ऐसी संस्थाएं, ऐसी समाज जो थी वो एस्पेयर्ड ऑफ आइडिया ऑफ अपोज मोनार्की, इस आइडिया से वो लोगों को मोटिवेट करते थे कि एस्पेयर्ड आइडिया ऑफ अपोज मोनार्की, मोनार्की को ख़त्म करना है, उसका हमें विरोध करना है। तो इसके लिए वो लोगों को समझाते थे, अपनी जो सोच थी उसे इंटरप्रेट कराते थे बाकी सबको। तो ये तो एक्टिविटी बैन थी, पूरे यूरोप में लगभग सारे तो मोनार्की और एरिस्टोक्रेट्स ही चला रहे थे और राजा बने हुए थे। तो इस वजह से ये बैन थी सारी एक्टिविटीज़। तो उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी बनाई। सीक्रेट सोसाइटी का क्या काम था, ये सीक्रेट सोसाइटी जो थी आइडिया जो है वो लिबरेट कराती थी लोगों को, ठीक है। लोगों को बताती थी, मोटिवेट करती थी कि हमें मोनार्की को अपोज करना है और फाइट फॉर लिबर्टी के लिए लड़ना है, आज़ादी के लिए लड़ना है, ठीक है। 1815 दमन के बाद, ठीक है, जो मैक्सिमम रेवोल्यूशनरीज थी नेशन स्टेट के आइडिया को, ठीक है, स्थापना मतलब प्रमोट करना चाहते थे। नेशन स्टेट जो आइडिया था कि छोटे छोटे अगर ग्रुप्स हैं, इतने ग्रुप हैं, अलग अलग भाषी हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, तो उनका अपने एक नेशन होना चाहिए। और वो नेशन स्टेट का आइडिया, जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें तो वो एक नेशन स्टेट है, ठीक है। यूएसए की बात करें तो वो क्या है, नेशन स्टेट है। लेकिन हम लोग क्या हैं, इंडिया एक फेडरल यूनिट है, तो ये स्टेट नेशन है, ठीक है।
ये एक स्टेट नेशन है। तो वो नेशन स्टेट के आइडिया को प्रमोट कर रहे थे और वो चाहते थे कि हर जो छोटा छोटा स्टेट है उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है वो हो, अपनी एक पहचान हो। तो इस वजह से वो इस आइडिया को मतलब फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है। एक क्रांतिकारी हैं जिनका नाम बुक में दिया हुआ है जेप्सी मेजीनी। ठीक है। जेप्सी मेजीनी जो थे बेसिकली इटालियन से थे, या मतलब इटालियन थे। जन्म उनका जिनेवा में हुआ था 1807 में। ठीक है। वो एक कार्बोनरी मतलब गुप्त यानी सीक्रेट सोसाइटी के मतलब मेंबर बने। ठीक है। कार्बोनरी वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके वो मेंबर बने। ठीक है। उन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटी बनाई अपने माध्यम से, जिनका नाम था यंग सीक्रेट सोसाइटी इटली। ठीक है। और दूसरा था यंग सीक्रेट सोसाइटी यूरोप। ठीक, 2। अब जो ये सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी गुप्त रूप से, वो किस तरह की काम करती थी? वो ये काम करती थी कि लोगों को ये समझाने का काम कि हमको मोनार्की को अपोज करना है और लिबर्टी के लिए लड़ना है। ठीक है। ये बात आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, हो सकता है कहीं एग्जाम में आ जाए कि जो जेप्सी मेजीनी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बेसिकली वो इटली के थे, जनेवा में उनका जन्म हुआ था 1807 में। जब उनका जब मैच्योर हुए तो उन्होंने सबसे पहले जो सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी उसका नाम था कार्बोनरी। ठीक है। ये नाम याद रखिएगा। और 2 और सोसाइटी उन्होंने बनाई थी अपने माध्यम से, जिनका नाम था यंग सीक्रेट सोसाइटी इटली और दूसरा था यंग सीक्रेट सोसाइटी यूरोप। ठीक। मार्सेल्स जो है उन्होंने एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इटली के लिए, मार्सेल्स इन यंग इटली और यंग यूरोप इन बर्नी। ये 2 जगह जो है ये सीक्रेट सोसाइटी जो बनाया गया था ना, हमने अपने बताया कि यंग सीक्रेट सोसाइटी इटली और यंग सीक्रेट सोसाइटी यूरोप। तो मार्सेल्स में बनाया गया था यंग सीक्रेट सोसाइटी, और जो यंग सीक्रेट सोसाइटी यूरोप बनाया था वो बर्ने में बनाया गया था 1833 में। तो ये नाम याद रखिएगा भाई, जिप्सी मेजीनी। जिप्सी मेजीनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी और दोनों सीक्रेट सोसाइटी, एक मार्सेल्स में बनाया गया था जो इटली में था और दूसरा यंग यूरोप जो बर्ने में बनाया गया था 1833 में। अब आते हैं कि जिप्सी मेजीनी जो है मानते क्या थे, उनकी क्या अवधारणा थी, वो किस सोच से क्या सोच रखते थे। तो उनका ये सोच था, वो ये मानते थे कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी नेशन के लिए वो है उसके पर्सन्स यानी लोग। ठीक। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता। मतलब इटली जो है छोटा है, लेकिन अब ये कहा जाए कि छोटा है तो इसको किसी के ऊपर कोई इसको चलाएगा, दूसरे जगह के लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये भी मानते थे कि उन छोटे छोटे राष्ट्रों को जोड़कर एक व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणराज्य, ठीक है, या गणतंत्र बनाने ही था, यदि इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है, यही इटली का मुक्ति का आधार हो सकता है। वो ये कह रहे थे कि जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, जो लोग हैं, और जो छोटे छोटे राज्य हैं इटली के अंदर उनको एकीकृत करके, यूनिफिकेशन करके इटली को मुक्त कराया जा सकता है इस तरह के कंजर्वेटिज्म या जो भी मोनार्की सिस्टम है उससे। तो वो ये कह रहे थे कि हमको अगर अपने देश को लिबरलिज्म देना है, ठीक है, या फिर कहें फ्रीडम देना है, लिबर्टी चाहिए हमको, तो ये छोटे छोटे राज्य जो इटली के अंदर बटे हुए हैं उन सबको हमको यूनिफाइड करना पड़ेगा और तभी हम इटली को मुक्ति दिला सकते हैं। नहीं तो हम छोटे छोटे स्टेट हैं, हम अगर आपस में लड़ेंगे तो हम कभी भी जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो काम कर रहे थे इस सोच पे, और ये उनकी अवधारणा थी जो बुक में अभी आपकी दी हुई है, सेम थिंग्स, वो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। इसी के देखा देखी फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड ने सीक्रेट सोसाइटी बनाए, ठीक है। और मेस्सिनी ने
मैंसिनी का घोर विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मैंसिनी ने भी घोर विरोध से कंजर्वेटिव को हरा दिया। मैंसिनी का जो जिप्सी मैजिनी थे, वो मैजिनी के इसी सोच के चलते बाद में कंजर्वेटिव हारते भी हैं। मेटरनिक में, जो ड्यूक मेटरनिक थे, कहाँ के, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने जिप्सी मैजिनी के बारे में क्या थॉट था उनका, वो ये मानते थे कि द मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ द आवर सोशल ऑर्डर, ये हमारे सामाजिक ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है मैजिनी। खैर बाद में वो हार जाते हैं और दोबारा से 1830 में ये होता है कि कंजर्वेटिज्म का दौर ख़त्म होता है और दोबारा से मतलब फिर से दोबारा से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला दौर आता है। उस समय राजा बनाया जाता है, लेकिन बाद में वो भी हम अगले टॉपिक में ये पढ़ेंगे। तो हमने आज, ठीक है, कि हमने आज 3 टॉपिक कवर किए, 2.2, 2.3 और 2.4। नेशनलिज्म इन यूरोप में 3 पॉइंट हम लोग आज कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक। ऐसे ही 1 बाय 1, और 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये चैप्टर ख़त्म होगा, फिर हम लोग पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।